हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं विवेक वाजपेयी आपका साइलेंट रेवोल्यूशन आर्ट्स क्लास में। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेरा थॉट क्या है, मैं क्या सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि इस बार हमारे कोचिंग संस्थान से बिहार टॉपर देने का ये मेरी सोच है, मेरा लक्ष्य है, मेरे संस्थान का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए। तो आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने पढ़ाई के प्रति अब समर्पित हो जाएं। अब तक आप सीरियस नहीं थे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप जग जाएं, आज से सोच ले कि मुझे बेहतर करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, तो आप बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सोचना होगा, करना भी होगा। केवल सोच करके छोड़ देना नहीं होगा, सोचना है और करना है। जो सोचेंगे उसे कार्य में हम परिणित करके रहेंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, और मैंने यहाँ आर्ट्स के लगभग सभी सब्जेक्ट का, सभी विषय का नाम लिख दिया है। शुरुआत करता हूँ मैं इतिहास से। आप देख सकते हैं यहाँ इतिहास, पहले मैंने चर्चा इतिहास की है। पहले इतिहास हो गया, फिर राजनीतिक विज्ञान, फिर भूगोल, फिर मनोविज्ञान, फिर अर्थशास्त्र, फिर गृह विज्ञान, फिर दर्शन शास्त्र, फिर समाज शास्त्र। मेरा ये पूरा डाटा तैयार करने का एक ही उद्देश्य है कि सबसे पहले हमारे पढ़ने का जो तरीका होगा, अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड में मतलब 90% नंबर ला लें, या फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, आपको बहुत अच्छा नंबर लाना हो, अपने तैयारी को बहुत अच्छे स्तर का बनाना हो, तो आपको कुछ बिंदुओं पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो, टॉपर कोई बहुत अलग काम नहीं करते हैं। कहा जाता है कि जितने सारे टॉपर होते हैं या सफल छात्र होते हैं, वो कोई काम अलग नहीं करते, बस काम करने का तरीका उनका अलग होता है। उनको स्टडी वो भी करते हैं, स्टडी और लोग भी करते हैं, लेकिन वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो स्मार्ट स्टडी से हमारा तात्पर्य है कि हम भी अब अपने स्टडी को थोड़े से अलग वे में करेंगे। जैसे अगर मैं इतिहास की बात करूं, तो सबसे पहला किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसका जो सबसे मेन चीज होता है, जो उसका जड़ होता है, जो उसका स्तंभ होता है, वो उसका होता है सिलेबस। बिना सिलेबस के हम किसी चीज की जानकारी नहीं ले सकते अपने विषय की। सबसे पहले आपकी शुरुआत करनी चाहिए आपको अपने सिलेबस से। आप सभी लोग, आपके आर्ट्स का जितना सब्जेक्ट होगा, जैसे 3 आर्ट्स का आपका सब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक उठाएं। टेक्स्ट बुक उठाने के बाद आप क्या करें, अपने बुक को खोलें और उसमें विषय सूची दिया रहता है। विषय सूची में आपको उसमें जितने सारे चैप्टर पढ़ने हैं उसका नाम दिया रहता है। पहले आप उससे अवगत हो जाएं और उन सारे बिंदुओं को अपने दिमाग में बैठा लें कि आपको पढ़ना क्या है। इतिहास तो अथाह सागर है, सब कुछ तो नहीं पढ़ना आपको 12th में। आपको उतना ही पढ़ना है जितनी सिलेबस में दी हुई है। आपको कोई अलग से जानकारी लेने नहीं जाना है। आप लेना है जानकारी, एक्स्ट्रा लीजिएगा, समय के साथ लीजिएगा। अभी आपको बोर्ड में बेहतर करना है और आगे चल करके आपको अपने जीवन में बेहतर करना है। आपको जितना कहा जा रहा है उसको आप बेहतर तरीके से कीजिए। बहुत ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करना है। हम जितना जानेंगे बेहतर तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इतिहास की बात करता हूँ, तो इसमें सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस क्या है, जैसे आप देखिए इतिहास में 3 टेक्स्ट बुक है आपके एनसीईआरटी में। इतिहास में 3 टेक्स्ट बुक हैं और उन सब चैप्टरों को, अगर तीनों बुक के चैप्टरों को मिला दे तो टोटल 15 चैप्टर हमको पढ़ना है। टोटल हिस्ट्री में हमको 15 चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस पे पकड़ बनाइए, अपने सिलेबस के एक एक बिंदु को देखिए, आपको पढ़ना क्या है पहले इससे परिचित हो जाइए। तो उसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे इतिहास में किया कि अपने सिलेबस से आप परिचित हुए, उसी तरीके से आपको राजनीतिक विज्ञान में भी 2 बुक पढ़ना है। आपको दोनों बुक उठाना है, उसके विषय सूची को उठाना है और उसको अच्छे से पढ़ जाना है कि आपको अपने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस में पढ़ना क्या है। तीसरा, आप भूगोल, ज्योग्राफी को उठाएं, उसमें भी 2 बुक पढ़ना है और उसमें भी एकदम लेसन वाइज एक एक चैप्टर को देखिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। साइकोलॉजी को उठाइए, उसमें भी जितने चैप्टर पढ़ने हैं उसको देखिए। इकोनॉमिक्स को उठाइए, उसके सिलेबस को अच्छे से देखिए। यहाँ तक कि बहुत लोग कहते हैं गृह विज्ञान, होम साइंस को तो लोग इतने तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। अगर किसी लड़के ने होम साइंस ले लिया तो उसे कहा जाता है ये तो लड़की का विषय है। चाहे किसी लड़की ने ले लिया तो उसको कहा जाता है ये तो शादीबाज विषय है। आप इस भ्रम से निकल जाएं। अगर इसे गृह के साथ विज्ञान शब्द जोड़ा गया है, विशेष ज्ञान, आपको कम से कम अपने जीवन में गृह विज्ञान तो हर किसी को पढ़ना चाहिए।
किस तरीके से हम अपने जीवन में विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, वो हमें गृह विज्ञान सिखाता है। एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए उसकी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, उसे कैसे पौष्टिक आहार लेने चाहिए, इन सभी चीजों की जानकारी हमारे गृह विज्ञान होम साइंस में है। तो इसे कम ना समझें, इसे बेहतर तरीके से पढ़ें। अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, मनोविज्ञान की बात करूं, तो हमारे 12th का सिलेबस जो है उसमें साइकोलॉजी को इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है कि आजकल की रोजमर्रा के जीवन में उस मनोविज्ञान का बहुत ही अधिक उपयोग है। अगर आप पश्चिमी देशों में चले जाएं तो वहां लोग डॉक्टर से ज्यादा जाने से पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। और हमारे देश में अगर ऐसा कोई करता है तो उसको पागल कहा जाता है, पागल के डॉक्टर के पास जा रहा है। ऐसा नहीं है, इस भ्रम से हमें निकलना होगा, हमें मनोविज्ञान को समझना होगा। आप जब मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चौथा चैप्टर है जिसमें मनोरोग के बारे में बताया गया है, मनस्थिति के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति डिप्रेशन अवसाद में क्यों जाता है। आजकल आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, आए दिन खबर मिलती होगी कि कोई माँ ने डांट दिया, बच्चे ने फांसी लगा लिया, माँ ने ऐसे बोल दिया, बच्चे ने ऐसे कर लिया। बहुत सारी चीज आप देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये मनस्थिति है, इसको समझने में मनोविज्ञान का विषय जो है ये हमारा बहुत अधिक योगदान देने वाला है। इसको भी हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे देश की इकोनॉमी को समझना है तो कम से कम हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। मुद्रास्फीति क्या है, ब्याज दर क्या है, CRR क्या है, CPR क्या है, रेपो रेट क्या है, ये सभी छोटे छोटे टर्मों को जब तक हम नहीं समझेंगे हम इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते। और NCERT के 12th क्लास की जो ये छोटे छोटे टर्म को हमें समझाएगी। हम वहाँ पे इकोनॉमिक्स को 2 पार्टों में बांटेंगे, समष्टि व्यष्टि में देखेंगे। सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको जो काम क्या करना है कि आपको अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छा नंबर लाना, अपने पढ़ाई को बहुत ही स्मार्ट तरीके से करना, तो इसका पहला शर्त है अपने सिलेबस को आपको अपने दिमाग में एकदम छाप लेना है कि आपको पढ़ना क्या है। दूसरा काम क्या आप करेंगे, जैसे ही सिलेबस को देख लेंगे, आप मार्केट से क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए। कभी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन पे मत जाइए, क्वेश्चन बैंक के आंसर पे मत जाइए। अगर अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बहुत बेहतर है, अगर सॉल्व भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस क्वेश्चन से मतलब है। आप क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए सभी। अब जब आप क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो उसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया रहता है। 2009 से लेकर के ये 2020 तक जितने एग्जाम हुए हैं, बोर्ड ने जो जो क्वेश्चन पूछा है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां से क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले 2020 से क्वेश्चन उठाइए, 2020 से उठाइए और अपने जो क्वेश्चन बुक का एक कॉपी रखिए प्रत्येक सब्जेक्ट का। जैसे आपका हिस्ट्री है तो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का कॉपी, एक पॉलिटी का क्वेश्चन बैंक का कॉपी, एक ज्योग्राफी का, इसी तरह का साइकोलॉजी का, सभी सब्जेक्ट का रखिए। आप क्या कीजिएगा कि जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, जैसे मैं इतिहास को उदाहरण के रूप में लेता हूँ, इतिहास में आपको 15 चैप्टर पढ़ना है, तो आप क्या कीजिएगा, जिससे पहला चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने सारे क्वेश्चन अभी तक आपके क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं, शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव, तीनों, पहले आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा। जितने सारे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड पहले चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होंगे उनको एक जगह लिख देंगे। फिर जितने सारे लघुत्तरीय हड़प्पा सभ्यता पहला चैप्टर से रिलेटेड होगा फिर उसको एक जगह लिख देंगे। और फिर जितने लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर से रिलेटेड होंगे उनको एक जगह लिख देंगे। इससे क्या होगा, हमारी समझ यह विकसित हो जाएगी कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, बोर्ड कहां से पूछ रहा है। तो जब आप अपने सिलेबस में पहले चैप्टर को उठाइएगा, जब आप पढ़ना चालू कीजिएगा, तो आपका ध्यान उस पर्टिकुलर बिंदु पर केंद्रित होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करो, और आप बुक पढ़ रहे हो, तो जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण आएगा, आपके दिमाग में एक पॉइंट इंगित होगा कि अरे ये तो प्रीवियस ईयर, ये 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप उस विषय को बहुत गौर से पढ़िएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा प्रणाली पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए और जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, वहां पे उसकी मुद्रा को देख रहे हो, तो आपको पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होगी और पढ़ने में मजा भी आएगा, क्योंकि आप जानिएगा कि बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपकी समझ विकसित होगी। तो आपको करना क्या है कि चैप्टर वाइज अपने क्वेश्चन बैंक को तैयार करना है,
उसी तरीके से सेकंड चैप्टर उठाइए जो कि वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है, और उसमें जितना सारा अभी तक क्वेश्चन बैंक में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा सबको एक जगह, शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सबको एक जगह। उसी तरीके से 15 चैप्टर का अभी तक बोर्ड ने जितना क्वेश्चन पूछा है आप एक जगह कलेक्ट कर दीजिए, लिख दीजिए, और तब जब आप पढ़िएगा तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। इससे क्या होगा, अगर आप इतने सारे क्वेश्चन को पहले से क्लियर कर लेते हैं या पढ़ते समय क्लियर कर लेते हैं तो आप मान लीजिए कि 70% तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई। आपके सिलेबस की, आपके बोर्ड एग्जाम की 70% तैयारी आपने केवल इतना पैटर्न अगर सभी सब्जेक्ट का फॉलो कर दीजिए। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, 2 बुक है, एक समकालीन विश्व और राजनीति है और एक स्वतंत्र भारत में राजनीति है। दोनों में जितने सारे चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, कलेक्ट कीजिए, शॉर्ट अलग, लॉन्ग अलग, ये सारे चीज आप कलेक्ट कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, और जब उसी तरीके से आप चैप्टर को पढ़ते चलिए, जब आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन फिर दिमाग में आ गया। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि उस चैप्टर से बोर्ड ने कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, और क्वेश्चन पूछे हैं तो उसको देखने के बाद आप पढ़ना चालू कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी ये सारी एक जगह तैयार हो जाएगी। और जब चैप्टर वाइज आप सारे सब्जेक्ट का इस तरह से क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तब आपकी एक उत्तरदायित्व बनती है कि एक चैप्टर को आपको 3 बार पढ़ना है। एक चैप्टर को कितना बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है आपको एक चैप्टर को। वो कैसे आप पढ़ेंगे? तो पहले बार में आप जब, जैसे मान लीजिए कि मैं बार इतिहास का एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो इस बार मैं इतिहास का एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं मन की अवस्थियां, जैसे पॉलिटी में ही आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, आप पढ़ रहे हैं, बहुत बार उबाऊ लगेगा, एनसीईआरटी लगेगा, क्या आप पढ़ रहे हैं, छोड़ो, रख दो, बंद करो। लेकिन आप ऐसा मत करना। आप क्या करना कि एक बार बिना कलम कुछ लिए हुए बस किताब को एक बार ऐसे पढ़ जाना, फिर उसी बुक को अगले दिन एक बार और उस चैप्टर को पढ़ जाना। तीसरा बार में हाइलाइटर रखना अपने पास, और जब तुम पढ़ोगे तो जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा, बिंदु लगेगा, सभी बुक को मत रंग देना, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगेगा उसको तुम हाईलाइट करना। ये 3 बार तुम एक चैप्टर के साथ काम कर रहे हो, और चौथे बार तुमने जो जो पॉइंट हाईलाइट किया है उसे अपने नोटबुक, अपने कॉपी में लिख लेना। बस इतना ही काम करना, और ये काम तुम्हें अपने पूरे सिलेबस के साथ करना है। हिस्ट्री में 15 चैप्टर है पूरे, उसके साथ पॉलिटी में 20 चैप्टर है उसके साथ, मतलब जितने सारे आपकी सिलेबस है, जितने चैप्टर है, सब के साथ इन चीजों को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। और मैं आपको आज वर्क देता हूं, आप पहला काम आज जाके क्या कीजिएगा कि अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से देख लीजिए, उसको एक जगह लिख लीजिए। लिखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मार्केट से लाइए, और जितना सारा चैप्टर वाइज जो मैंने बोला है सजा करके, सब्जेक्टिव अलग, ऑब्जेक्टिव अलग, शॉर्ट अलग, लॉन्ग अलग, चैप्टर वाइज आप लिख लीजिए, और लिख करके अपने अपने कॉपी का फोटो खींचिए। फोटो खींच करके या तो आप हमें यूट्यूब पे अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर मैंने कर लिया, या फिर हमारे आर्ट्स कोचिंग का अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप चाहिए तो वहां पे आप उस चीज को डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है, और याद रखिए जिम्मेवार आपको बनना पड़ेगा। हम बस मार्ग दिखा सकते हैं, चलना आपको है, मेहनत आपको करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप कोई काम आज नहीं करोगे, आपको काम कल करना ही होगा, तो क्यों ना हम आज कर लें। हम सभी सोचते हैं अरे कल पढ़ेंगे, कल इस चीज को कर लेंगे, परसों इस चीज को कर लेंगे। दरअसल वो दिन कम होते जा रहे हैं, और जब एग्जाम आएगा तो आप पे बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आज आप छोटे छोटे रूप में उस चीज को करते जाओगे तो बहुत आसान रहेगी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति से पूछा गया, वो गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध के पास जा करके वो कहता है कि प्रभु मेरे जीवन में समस्याएं खत्म ही नहीं होती हैं, मैं क्या करूं, मैं अब एकदम तंग आ चुका हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा। गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। उसे रेगिस्तान में वो ले जाते हैं, और रेगिस्तान में ऊंट के साथ सभी लोग जाते हैं। उसके बाद वो विश्राम करने लगते हैं। विश्राम करते हैं तो उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम तब तक नहीं सोना जब तक ये सारे जो तुम्हें ऊंट दिख रहे हैं, अगर इसमें से एक ऊंट भी खड़ा रहेगा तब तक तुम्हें नहीं सोना है। होती क्या है कि 10-20 ऊंट होते हैं, एक ऊंट खड़ा होता है तो दूसरा बैठता है, दूसरा खड़ा होता है तो तीसरा बैठता है, तीसरा खड़ा, चौथा खड़ा होता है तो फिर कोई 5वां बैठता है। इसका मतलब पूरी रात वो इंसान जागा रह गया। अगले दिन गौतम बुद्ध के पास आता है, कहता है प्रभु मैंने जैसा आपने बताया था मैंने किया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने समझाया कि जीवन में एक समस्या खत्म होगी तो दूसरी समस्या आ जाएगी। तो
तो इस कहानी का सार यही है कि आपके जीवन में समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। आज कोरोना है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, कहीं अम्फान चक्रवात देख रहे हो, कहीं कोई चक्रवात देख रहे हो, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ होगा, कल कैसी परिस्थिति कुछ और बदल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको परिस्थिति से भागना नहीं है। आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, आप उसका एक बेहतर तरीके से समायोजन कीजिए, अपने आप को हर परिस्थिति में तैयार रखिए। आज अगर आप बेहतर करते हैं तो आपका कल बेहतर होगा, वरना आज आप अगर गंवा देते हैं तो आपका कल बेहतर एकदम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ करो, अब समय आ गया है कुछ करने का, अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक बात याद रखिएगा, शॉर्टकट कभी नहीं हो सकता है सफलता का। उसके लिए आपको 2 ही चीज करना है। पहला, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क करना ही करना है, और दूसरा निरंतर अभ्यास। एक दिन भी पढ़ाई को अपने नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आज जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप पहला चीज कल फॉलो करेंगे, अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से याद कर लेंगे, देख लेंगे, क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सारा सजा करके लिख लेंगे। और लिखने के बाद आप लोग का यही होमवर्क है, कल रात 10 बजे तक मुझे सभी लोगों से, या तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो तैयार किया उसका फोटो खींच करके अपलोड कर दीजिए, या फिर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे डाल दीजिए, या फिर आप चाहते हैं तो कमेंट में ही अपने पूरे सिलेबस को, ऐसे ही बैठे हैं मोबाइल यूज कर रहे हैं, मन कर रहा है कुछ करें, अच्छा करें, तो चलो भाई अपने चैप्टर को ही पूरे सिलसिलेवार ढंग से लिख करके पोस्ट कर दो कमेंट में। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे करते हो, बस तुम्हें करना है। इसी के साथ मैं आज का क्लास यही रहने देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी इस बात को समझेंगे, मानेंगे। और जो मेरा टारगेट है आप लोगों से, बिहार बोर्ड में मोतिहारी से 1 नहीं, मैं 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे आप सब लोग चाहिए टॉपर में। और हाँ, सब टॉप कर सकते हैं, बस आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। ओके, बाय।